नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग एक यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे और जिसके अंतर्गत जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी यानी आर एस शर्मा का जो है एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट किए थे। और ये जो है आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी है। इसमें जो है टोटल हम लोग अभी तक जो है 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जो बिल्कुल बेसिक सा यूनिट है। जनरली अगर देखा जाए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ आपके एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्या, मिनिमम से मिनिमम ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है बन पाते हैं। तो क्वेश्चन बनने का प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चांसेज होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल का अगर एग्जामिनेशन का जो है जो दौर चल रहा है, एग्जामिनेशन के पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है, उसको लेके देख सकते हैं। अभी जो आपका यूपीएससी 2023 का एग्जाम हुआ, यहाँ पे केवल जो है एनिसेंट इंडिया से, एनिसेंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर मिला दे तो आपको जो है 11 से जो है 13 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिला था। जबकि यहाँ पे मॉडर्न इंडिया और मेडाइवल बिल्कुल लगभग इग्नोर ही कर दिया गया था। तो ऐसे में हमको सारा सेक्शन बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। तो इसको हम लोग अगर चाहते तो हम लोग इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद हम अपना इस जो है पढ़ाई स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन मेरा जो है पर्पस यहाँ पे केवल प्री नहीं है, प्री एज वेल एज मेंस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि जो भी यूपीएससी जो है 2024 या आप यूपीपीसीएस जो है 2024 या अभी बीपीएससी 69 लिखने वाले हैं, और आप यदि मेंस में यदि आप एज ए हिस्ट्री अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है क्या है कि लेक्चर जो है डिटेल में बताने पे थोड़ा लंबा तो हो ही जाता है। बाकी हम प्रयास आज से करेंगे कि आपका मिनिमम टाइम में जो है लेक्चर जो है संपन्न हो। बट मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको कोर इन क्रक्स जो भी चैप्टर का हो तो मैं आपको बता ही दूं। साथ ही साथ एनसीईआरटी का, यानी जो भी आर एस शर्मा द्वारा जो लिखा गया है, वो सारा तथ्य आपके सामने जो है परोसा जाए, ताकि आपको ये बुक जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। आप एक बार ये लेक्चर देखें, उसके बाद इसका यदि रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको बता दिया था कि रिवीजन का तरीका, पहली बार यदि देख रहे हैं आप तो 1.25 करके यदि देख रहे हैं लेक्चर को, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो अगली बार चाहे तो 1.5 करके, उसके अगले बार 1.75, उसके अगली बार 2.0 करके यदि आप रिवीजन कर लिए, फिर आपको जो है कोई तथ्य में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेंस का आंसर राइटिंग भी आपको यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो जैसे देखिए, इसका जो लिखावट है उस तरह आप अपना भी एक लिखावट बना सकते हैं, क्योंकि एक ये भी एक लेखक का अपना विचार है, एक लिखने का तरीका है। तो चूंकि हम लोग बात किए थे इनिशियल में है कि हम लोग जो है इसको मेंस और एज वेल एज जो है प्री दोनों के अनुसार जो है इसको पढ़ेंगे, तो उसी अनुसार पढ़ रहे हैं। पिछला लेक्चर का मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्स उसमें आपका कम है। देखिए, यदि आप रेगुलर नहीं रहते हैं, कोई भी काम यदि आप रेगुलर नहीं करते हैं, तो काम जो है आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे इंडिकेशन ही इंसान के लिए काफ़ी होता है। आपको यदि इंडिकेशन मिल गया यूपीएससी की तरफ से कि हम इनिसेंट इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे में फिर आपको इनिसेंट इंडिया क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, आप खुद से सवाल जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। बाकी मेरा प्रयास रहता है, एक ईमानदार प्रयास होता है आपके लिए, कि आपको सारे तथ्य जो है अच्छे से बताए जाए। ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो है इसमें क्या पढ़ चुके हैं, आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल जो है बना रहे, ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पा रहा है। और आप लोग का रिस्पॉन्स यदि मैं देखता हूँ, तो मेरा भी मनोबल क्या होता है, ज़्यादा ऊंचा जाता है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो मेरा भी मनोबल डाउन होगा। आपके लिए देखिए, एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो क्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बदले जो है चार्जेज वगैरह भी आपसे डिमांड कर सकता था। और मार्केट में आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बैच के नाम पे अभी जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपसे चार्जेज लिए जा रहे हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि मेन सेंसर राइटिंग करेंगे, मैं उसका आपको फीडबैक भी दूंगा। यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड तो अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग एमसीक्यू भी पैरेलली में इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो सारा काम हम लोग एकदम कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा दिया और निकल गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट। जो लोग भी डेडिकेटली अगर तैयारी करना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई आपसे पैसा का डिमांड किया नहीं जा रहा है, आप एनसीईआरटी बैच में जाके ज्वाइन हो जाएंगे। इंडिविजुअली जो है आपको टारगेट किया जाएगा, हर एक चीज़ बताया जाएगा, आपका फीडबैक, आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपका निगेटिव पॉइंट क्या है। ठीक है। तो आपके साथ जो है एग्ज़ाम अभी से लेके और जब तक आपका एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक जो है आपके साथ रहा जाएगा। यदि आपका जो है फीडबैक अच्छा रहा, आपका जो है रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तब ये काम करने में हमारा भी मन लगेगा। ठीक है।
बाकी इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग कर रहे हैं, आर ओ का हो गया या आपका ईपीएफओ का हो गया, या ऑलरेडी जो है यूपीपीसीएस और यूपीएससी का चला है, तो वहाँ से चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं सारा का प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, 2 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, पीडीएफ वगैरह जो भी है इसका आप वहीं पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका एमसीक्यू भी हम जल्द ही करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको कराया जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड एमसीक्यू होगा। देखिए, अभी तक हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग कहानी स्टार्ट किए थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का आखिर महत्व क्या है, ठीक है। और उसके अंदर सब टॉपिक हम लोग देखे थे कि अनेकता में एकता, और वर्तमान में जो है अतीत की प्रासंगिकता, यानी वर्तमान समय में अतीत जो है कैसे प्रासंगिक हो सकता है। क्या एक अच्छा वर्तमान के लिए अतीत जाना जरूरी है? क्या एक अच्छे भविष्य के लिए अतीत जानना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल हम लोग को जवाब मिल चुका है कि एक जो है बेहतर, यदि आप भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना वर्तमान अच्छा करना होगा, और आपका अपना वर्तमान अच्छा करने के लिए आपको अतीत में जाना होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, यदि उसमें आप असफल हो जा रहे हैं एग्जाम लिखने के बाद, प्री या मेंस, कोई पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक एनालिसिस करना चाहिए कि आखिर आप असफल हुए हैं, उसका वजह क्या है, रीजन क्या है, यानी आपको अतीत में अपने जाना चाहिए और उन्हीं चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। यदि आप सेम गलती दोहराएंगे, फिर जो है सेम चांसेस बनेगा आपका असफल होने का। तो अतीत से क्या मिलता है, अतीत के एक एनालिसिस से हमको पता चलता है कि हमारी गलती क्या है, खामियां क्या है, हमारा हमारा जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है और हमारा निगेटिव पॉइंट क्या है। यदि पॉजिटिव पॉइंट हमें पता चल गया, उसको क्या करना है, लेके आपको आगे कंटिन्यू करना है। निगेटिव पॉइंट को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, इसको क्या करना है, रिमूव कर देना, हटा देना है। ऐसे में आप अपना जो है बेहतर वर्तमान बना सकते हैं, और बेहतर यदि वर्तमान बना, बेहतर यदि आपका आज बना, तो आपका बेहतर जो है भविष्य भी बन सकता है। तो पहले यूनिट में हम लोग इस पे चर्चा किए थे, ठीक है। दूसरे यूनिट में हम लोग बात किए थे आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन। आखिर ये जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके लेखक कौन रहे हैं, या क्या इतिहास लेखन हमारे सामने जो है शुरू से ही प्रेजेंट है। तो आप सभी को पता ही है कि उपनिषद जो है आने के बाद हमारा इतिहास लेखन स्टार्ट होता है। इससे पहले क्रमबद्ध तरीके से कहीं इतिहास लेखन हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है हम लोग सबसे पहले देखे थे उपनिषदवादियों के विचार और उनका हमारे इतिहास में योगदान। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे थे, चूंकि ये उपनिषदवादी लोग जो है अपने तरीके से जो है भारत का इतिहास गढ़ने का प्रयास किए थे, और इस क्रम में जो है वो बहुत सारे तथ्य आपके गलत तरीके से परोस दिए थे। तो उन्हीं को जो है काउंटर करते हुए जो वहाँ यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे भारत के, वो लोग एक राष्ट्रवादी जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत किए भारतीय इतिहास को लेके। साथ साथ उनका भी जो है हमारे इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है रहा है। तो उनको काउंटर करने के लिए ये आया विचारधारा। तो इस तरह से दूसरे यूनिट में हम लोग देखे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन। नेक्स्ट हम लोग देखे थे आखिर एक इतिहास जो कोई लिखता है, तो आखिर उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आखिर उसका सोर्सेज क्या होता है। आखिर जब भी आप कुछ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भौगोलिक प्रसार के बारे में हमको जानकारी दीजिए, आप कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस पॉइंट से आप उसके बारे में पढ़े होंगे, हो सकता है आप नेट पे पढ़े हो, किसी पुस्तक से पढ़े हो। तो वैसे यदि इतिहास लेखन है, तो इतिहास लेखन में लेखकों को जो है, क्योंकि बहुत पहले की कहानी हमको पता नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बताया था टाइम मशीन वाला कोई कंसेप्ट है नहीं कि टाइम मशीन है मैं पीछे जाऊं और वहां की कहानी बिल्कुल, या आज से जो है 5,000 साल पहले का कोई व्यक्ति भी जिंदा नहीं है जो आपको एज इट इज वहां की कहानी जो है व्याख्या कर देगा। तो ऐसे में इतिहास लेखन के लिए जो है आपको स्रोत का जरूरत पड़ेगा। स्रोत में हम लोग दो तरह का स्रोत देखे थे, एक तो था आपका पुरातात्विक स्रोत और एक था आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे हम लोग पढ़े थे कि अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, ठीक है, इन सबों के मदद से कैसे हम इतिहास लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग दो तरह का देखे थे, एक आपका था यहाँ पे देसी स्रोत और एक था आपका विदेशी स्रोत। अब देसी स्रोत में हम लोग दो तरह के स्रोत के ऊपर बात किए थे, ठीक है। तो एक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अभी, फिर हम चैप्टर पे जस्ट आ रहे हैं। रिवीजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी स्रोत में हम लोग क्या देखे थे, एक देखे थे आपका साहित्यिक स्रोत और एक देखे थे अपना धार्मिक स्रोत। अच्छा, एक लौकिक स्रोत इसको बोल सकते हैं और एक धार्मिक स्रोत। धार्मिक में जैसे हम लोग देखे थे वेद हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है। इन सब के मदद से हमको जो है इतिहास जानने में कैसे मदद मिलेगा। लौकिक स्रोत जो उस समय की जो है कहानियां रही हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह हो गया, आपका कल्हण का राजतरंगिणी, ईटीसी जो है। इसके अलावा हम लोग विदेशियों का विवरण देखे थे, विदेशी जो है उनका भी लेखन था। तो इन सबों के मदद से जो है इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया। तो ये हम लोग अध्याय थर्ड में देखे थे। अध्याय चौथा में देखे थे हम लोग भारत का जो है भौगोलिक ढांचा। तो
तो भौगोलिक ढांचे के ऊपर बात किए थे कि आखिर जो भूगोल है वो इतिहास के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जहाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है हम सभी को सपोर्ट करेगी, वहीं पे हम रहना चाहेंगे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कहाँ रहना चाहेंगे? आज के अगर दौर में बात किया जाए तो इंसान कहाँ रहना चाहता है? जहाँ पे उसको अच्छा स्कूल मिले, अच्छा अस्पताल मिले, जो भी बुनियादी बेसिक जो है समस्या, अच्छा शिक्षा मिले उसको, तो उस जगह पे इंसान रहना चाहता है। साथ साथ पानी का उपलब्धता भी अच्छा होना चाहिए, बिजली भी अच्छा होना चाहिए। तो उस समय का भी क्या है, इंसान का कोई अपना डिमांड होता था अपना जो है, और उसके अनुसार उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को इंसान चुनेगा। और खैर बहुत पहले चले जाएंगे तो इंसान का कुछ मजबूरी भी रहा था, क्योंकि उस समय आज की स्थिति में जैसे आप सोच पा रहे होंगे वैसी थी नहीं। ठीक है, उस समय जो हर एक चीजों का अभाव था, इंसान का बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो इंसान केवल खाना बदोश का जीवन जो है व्यतीत करता था। तो वैसे में वो कहाँ रहना चाहेगा? जहाँ पे उसको नदी होगी, जहाँ पे उसको जो है पत्थर मिलेगा, क्योंकि पत्थर से ही औजारों से वो क्या करता था, अपना वो जो है शिकार किया करता था, उसी से अपना बचाव भी किया करता था, पत्थर के जो है गुफाओं में रहा भी करता था। तो ऐसे में जो है इंसान कहाँ कहाँ रहेगा, उसका ये मजबूरी था। उसके पास जो है सीमित क्षेत्र था। तो हम लोग के इतिहास लेखन में जो है भूगोल का जो है काफी योगदान रहा है। और आखिर इंसान कहाँ रहेगा? जहाँ उपजाऊ मिट्टी रहेगी। ठीक है, तो आप जो है समझ सकते हैं कि भूगोल जो है भौगोलिक ढांचे का इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग अध्याय जो है 5वां देखे थे अपना, प्रस्तर युग आदिम मानव। यानी हम लोग स्टोन एज के बारे में बात किए थे। ठीक है, स्टोन एज इसका नाम क्यों पड़ा था, पूरा डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं इसको। देखिए लेक्चर बनता है तो हो सकता है आपका 2 घंटे लग जाए। ठीक है, लेकिन आप यदि एक बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है एक बार करें आप सर्वश्रेष्ठ करें। ठीक है, बार बार जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग एमसीक्यू और अगर मेंस का आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रस्तर युग में हम लोग देखे थे, चूंकि स्टोन ही का महत्व सबसे ज्यादा था, तो उसमें हम लोग 3 भागों में बांट के देखे थे। पूरा पाषाण काल देखे थे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो इस समय में देखे थे कि इंसान का जो है जीविका का साधन क्या था, इंसान का समाज का क्या स्थिति था, इंसान के जीवन में कृषि था या पशुपालन था, सारे जो है मैटर पे हम लोग बात किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ताम्रप्रशान काल, जो पिछला यूनिट है। ठीक है, ताम्रप्रशान काल जो है उस समय जो है ताम्रप्रशान कृषक संस्कृतियां कैसी थी। आखिर ताम्र युग जो है, क्योंकि मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, तांबा था। ये तांबा जो है भारत में कहाँ कहाँ से पाया जाता था। ठीक है, इस तांबा का यूज क्या करता था इंसान। और ताम्रप्रशान युग के जो है पैरेलल में हम लोग देखे थे हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब देखे थे कि तांबा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो है लेके जाते थे तांबा यहाँ से। ठीक है, और टीन लेके आते थे अफगानिस्तान से, और यहाँ पे जो है कांसा का जो है आविष्कार हो चुका था और ये कांसा बनाते थे। और इस तरह से इस जो है सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से भी हम जानते थे। तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो लोग भी लेक्चर नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी बैच करके होगा वहाँ पे, लेक्चर नंबर 1 से 6 तक देख लेंगे। अब देखिए आपके पास यदि वक्त नहीं है तो आप जो है 2.0 या 1.75 करके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ साथ मेंस का आंसर राइटिंग आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना सारा तथ्य अभी तक हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हड़प्पा जो है संस्कृति, या इसको कांस्ययुगीन भी सभ्यता बोलते हैं। अब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कांसा का जो है आविष्कार हो चुका था। इसको जो है कहीं कहीं आप देखते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। देखिए अब यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति नाम रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग बोल रहे हैं। तो सिंधु घाटी कहने का मतलब सिंधु नदी के किनारे आसपास ये जो है सभ्यता इनिशियल टाइम पीरियड में पनपा है, इसलिए इसका नाम हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिए। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति कहने का मतलब सबसे पहले जो स्थल खोज हुआ, हड़प्पा खोज हुआ। तो कुछ लोग जो है इसके आधार पर इसका नाम जो है यहाँ पे हड़प्पा आपको रख दिए। तो हम लोग आज देखने वाले हैं हड़प्पा कल्चर और ब्रॉन्ज एज। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी, यहाँ पे हम लोग 4-5 जो है तथ्य देखने वाले हैं। ठीक है, आप एक माइंड मैप बना ले किस सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ। ठीक है, पहला मैटर ये होगा। दूसरा मैटर हम लोग देखेंगे इसकी आर्थिक क्रिया के बारे में। ठीक है, आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया में अब क्या आ जाएगा, जैसे उस समय का कृषि का क्या स्थिति था। ठीक है, उस समय जो है शिल्प का क्या स्थिति था। ठीक है, प्लस उस समय व्यापार का क्या स्थिति था। तो ये व्यापार, कृषि और शिल्प, इन सब से हमको आर्थिक क्रिया के बारे में पता चलेगा। चूंकि आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है पहले नगरीय सभ्यता है। तो आखिर हम लोग इसको पहली नगरीय सभ्यता क्यों बोल रहे हैं, इसका भी जवाब आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। ठीक है,
कि आखिर जो है इनको हम लोग नगरीय सभ्यता, आज हम अगर किसी को नगर बोलते हैं तो उसका एक कुछ कंडीशन होता है, कुछ बेसिक जो है कंडीशन यदि फुलफिल करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये नगर है। आखिर उस समय इसको नगरीय सभ्यता कैसे बोल दिए, आज लास्ट में आपको इस लेक्चर में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका विशेषता क्या था। विशेषता में देखेंगे कि आपको कि प्रमुख वस्तु और उनका क्षेत्र देखेंगे, जो भी वस्तुएं हमें मिली है किस किस क्षेत्र से वस्तु मिली है। जैसे आप नाम हम लोग देखेंगे, आज मोहनजोदाड़ो के बारे में देखेंगे, कालीबंगा, लोथल हो गया, आपका धौलावीरा, राखीगढ़ी। वैसे तो अभी तक देखें आप तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपको 4000 प्लस जो है यहाँ पे स्थान जो है खोजे जा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे 4000 प्लस स्थान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसमें कुछ चुनिंदा जगह के बारे में पढ़ेंगे जो काफी जो है महत्वपूर्ण रोल, अभी भी बहुत सारे जगह जो है खोजे जाने बाकी हैं। पिछले वर्ष भी आपको हड़प्पा से रिलेटेड जो है कुछ जगह खोजी गई थी, ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे धार्मिक क्रिया के बारे में, आखिर इनका जो है धार्मिक क्रिया क्या था और इनका प्रमाण वगैरह कुछ मिला है क्या, क्या उस समय मंदिर के अवशेष थे, क्या इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है इतना अच्छा सभ्यता जिसका जिसे हम नगरीय सभ्यता बोलते हैं, आखिर ये जो है आपको पतन कैसे हो गया इसका, तो पतन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में कि आखिर जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो बिल्कुल यही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति कैसी हुई, और उत्पत्ति में ही हम लोग देख लेंगे इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को कि आखिर इसका प्रसार कहाँ से कहाँ था। जैसे आज आपका एक भारत का नक्शा है, वैसे उस समय हड़प्पा का भी एक नक्शा हुआ करता था, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन हुआ करता था, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया में कृषि शिल्प के बारे में, फिर हम लोग आंतरिक व्यापार भी देख लेंगे, साथ साथ बाह्य व्यापार भी देख लेंगे, विशेषता देख लेंगे जो भी स्थल है, और इसका पतन कैसे हुआ। देखिए इन्हीं सब टॉपिक से आपसे आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि विशेषता से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक सारे एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपीएससी ले लीजिए या कोई स्टेट पीसीएस ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है, ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है, क्या उसका विशेषता है, उससे जो है उत्खनन से रिलेटेड कौन कौन विद्वान है, यही जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा स्टोरी जो है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि एनसीईआरटी के अलावा भी आपको यहाँ पे फैक्ट बताया जाएगा, ठीक है। और आपको जो है इसके बाद जो है ये चैप्टर तो पढ़ने की जरूरत जो है बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, एक बार करें और सर्वश्रेष्ठ करें। चलिए, तो आखिर इसकी उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले हम लोग 2-4 मिनट बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चूंकि हम लोग को पता नहीं था कि भारत में जो है यहाँ पे पुराना कोई हड़प्पा जो है संस्कृति यानी कांस्य युगीन जो है सभ्यता एग्जिस्ट करता होगा, तो ऐसे कहानी के बारे में हमको सबसे पहले कब पता चला, तो देखिए चौस मेसन जो है 1826 की बात है, वो जब पंजाब से लौट रहे थे रणजीत सिंह के दरबार से, तो उनको जो है लौटते समय कुछ अवशेष दिखे। तो अवशेष जब दिखे तो वहां पे रुके और पूछे वहां के कुछ लोगों से कि आखिर जो है किस चीजों का अवशेष है। तो कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि हो सकता है कोई यहाँ पे दुष्ट राजा रहा होगा, ठीक है, जिसको जो है किसी ऋषि मुनि द्वारा या कोई आपको सूफी संत द्वारा जो है उसको शाप दे दिया गया था, और वैसे में उसका राज जो है ये भी नष्ट हो गया। तो खैर उस पे जो है चौस मेसन ज्यादा जो है जोर नहीं लगाए और उस घटना को जो है छोड़ के और आगे निकल गए। फिर घटना घटती है 1853 से लेके 56 तक। 1853 से 56 तक क्या होता है आप सभी को पता ही है कि उस समय जो है लाहौर से जो है कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो है आपको पता है कि लाइन में जो है बहुत सारी गिट्टियों का इस्तेमाल होता है। तो इस क्रम में वो लोग क्या कर रहे थे कि उनके पास में ही वहां पे कुछ ईंट का टुकड़ा दिखा, और ईंट का टुकड़ा दिखा, फिर खुदाई करने लगे, ईंट का टुकड़ा मिलने लगा और ईंट का टुकड़ा इसमें इस्तेमाल ये करने लगे। किसमें? आपको रेलवे लाइन में, ठीक है। अब ईंट के टुकड़े क्रम में पूरा खुदाई करने लगे कि अब इजीली अवेलेबल हो गया यहाँ पे, तो खुदाई कर करके डालने लगे। ऐसे क्रम में इनको जो है यहाँ पे जो है कुछ बर्तन, कुछ मुहर भी यहाँ पे देखने को मिला। तो ईंट के अलावा जो है कुछ बर्तन मिला, कुछ मुहर भी मिला। अब इनको जो है लगने लगा, अब वो तो मजदूर थे, उनको क्या लगेगा, लेकिन वो जो है सूचना दिए कि ऐसा ऐसा चीज भी यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो विद्वानों को जो है प्राचीन जो भी विद्वान थे उनको लगने लगा हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे, हो सकता है कभी ना कभी कोई सभ्यता यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मिल रहा है। और ऐसे में उस समय आपको पता है कि भारत में कोई पुरातत्व विभाग नहीं था, जैसे आज आपका एक पुरातत्व विभाग है। तो जॉन विलियम जो है ब्रंटन, ठीक है, वो कनिंघम को एक पत्र लिखते हैं, क्योंकि कनिंघम जो है वो आपको पुरातत्व से जो है काफी रिलेट करते थे, उससे जो है उसमें इंटरेस्ट रखते थे। तो कनिंघम को पत्र लिखते हैं, और उस समय को पुरातत्व सर्वेयर थे, ठीक है। तो उस समय कोई पुरातत्व विभाग नहीं था, और ऐसे में
आपको पता है कि पुरातत्व विभाग जो 1861 में जो स्थापित किया गया। तो लोगों को पता चला और इसमें इंटरेस्ट भी दिखाए और इस तरह से यहाँ पे जो है अब खुदाई किया जाने लगा और खुदाई के बाद हमें जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसी जो है सभ्यता देखने को मिली। तो ये एक आपका स्टोरी रहा उत्पत्ति से रिलेटेड कि आखिर जो है हमें नहीं पता था, आखिर ये कैसे पता चला। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कहानी हुई कि आखिर इसका जोग्राफिकल जो है लोकेशन कहाँ रहा। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर चैप्टर आपको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैप आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जो है, देखिए यहाँ पे एक इंडिया का आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपका इलाका दिख रहा है, ये जो इलाका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही आपका हड़प्पा सभ्यता का यही क्या है आपका विस्तार है। देखिए अगर इसका फेजेज का बात करें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का, तो इसको 3 फेजेज में हम लोग बांट के देख सकते हैं। एक आपका प्री हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका मेचर फेज हो जाएगा, और एक इसका लेटर फेज हो जाएगा बाद का। ठीक है, प्री में अगर बात करेंगे तो ये जो आपको रीजन दिखेगा प्री में, तो प्री में ये लोग यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, प्री में कुछ यहाँ पे थे ये लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता का इनिशियल टाइम पीरियड में कुछ यहाँ पे थे ये लोग। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ और ये शिफ्ट हुए, ये सेकंड कंडीशन है। हड़प्पा जो है मेचर जो है कंडीशन में था। ठीक है, तभी आपको मैप दिख रहा है, और धीरे धीरे इनका प्रसार क्या हुआ, इधर बढ़ा। तो ये जो है लेटर पीरियड में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ तक आपको फैल गया। तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेज बताया, स्टेज पहला, और ये हो गया स्टेज दूसरा, और ये हो गया स्टेज तीसरा। तो इनिशियल में कहाँ थे ये लोग, यहाँ पे थे। ठीक है, इसके बाद इनका विस्तार होते होते ये आपको सिंधु नदी के किनारे तक मेचर जो है इसका पीरियड था, यहाँ पे ये लोग रहे। और फिर जो है थर्ड स्टेज में इनका विस्तार यहाँ तक जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लोग देखे थे कल, हम लोग मैप वगैरह में देखे थे आपको, यहाँ पे जो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ आपको जो है आहार कल्चर था, आहार संस्कृति थी। यहाँ हम लोग जोरवे वगैरह देखे थे, तो यहाँ तक इनका लास्ट में विस्तार हो गया था। ठीक है, तो ये एक तरह से इनका जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में परिचय हो गया कि आखिर इसका जो है विस्तार जो है कब से कब तक रहा था। ठीक है, अब इसका ब्रॉन्ज एज जो है कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों नाम पड़ा, चूंकि यहाँ पे कांसे का आविष्कार हो गया था, आप सभी को पता ही है। ठीक है, अगर देखिए टाइम पीरियड के बारे में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो अच्छा, इन सिविलाइजेशन में जो है जॉन मार्शल का काफी ज्यादा योगदान है, इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये जो है इसके टाइम लाइन की अगर बारे में बात हम लोग कर लेते हैं कि आखिर इसका टाइम लाइन जो है कब तक जो है रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम लाइन, तो आप सभी को मोटा मोटा जो है टाइम लाइन तो पता ही होगा। देखिए अगर प्री की बात करें, 3 स्टेज है। अगर प्री हड़प्पा काल की बात करें तो इसका टाइम लाइन कुछ जो आपको है 3300 से लेके आपका 2500 बीसी तक रहा है, जब स्थिति यहाँ पे थी इनकी। ठीक है, अगर मेच्योर टाइम पीरियड में जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है 2500 से लेके और आपका 1800 बीसी माना जाता है। ठीक है, और यदि लेटर पीरियड में जाएंगे, जब इनका विस्तार इस रीजन में आ चुका था, तो ये जो है आपका 1800 से लेके इसको हम लोग 1300 बीसी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका 3 स्टेज रहा था। तो टाइम लाइन हम लोग देख लिए, इनका जोग्राफिकल लोकेशन देख लिए, आखिर जो है किस एरिया में था। यहाँ पे आपको कुछ जगह का नाम भी दिख रहा होगा, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे मोहनजोदाड़ो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चूंकि ये बुक जो है, देखिए यहाँ पे आपको हड़प्पा दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए लोथल दिख रहा है आपको। ठीक है, बाकी हम लोग मैप में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जोग्राफिकल लोकेशन हम लोग देख लिए, हम लोग उत्पत्ति से संबंधित जो है बात आपके सामने कर लिए कि आखिर इसका उत्पत्ति जो है कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भौगोलिक विस्तार के बारे में ही आपको बताया गया है। ठीक है, और कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे कि ताम्र प्रशांत काल जो हम लोग पढ़े थे, उसी के पैरेलल में जो है ये सभ्यता आपको एग्जिस्ट कर रही थी। उनसे इनका व्यापार भी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी जो है इनकी जो है मृदभांड वगैरह जो है आपको ताम्र प्रशानी जो है संस्कृति में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूँ सबसे पहले, कि ये हड़प्पा जो सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों थी। अच्छा, इसके क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो है फोकस पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, और यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगरों का विन्यास कैसा था और इसकी जो है विलक्षणताओं का वर्णन करना है।
हड़प्पाई लोग का मुख्य धंधा का वर्णन करना है, यानी ये कृषि क्या करते थे, व्यापार, पशुपालन, जो भी के बारे में आपको बताना है। शिल्प और तकनीक के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियां आपको बताना है, ठीक है, कि शिल्प और तकनीक इनका कैसा था, ठीक है। फिर देखिए पक्की मिट्टी की जो है मूर्तिकाएं और मुहरे हड़प्पाई लोगों की धार्मिक प्रथाओं पर प्रचुर प्रकाश डालती है, विवेचना कीजिए। अगला, हड़प्पाई सभ्यता कैसे समाप्त हो गई, आखिर जो है इतना आपको बेस्ट सभ्यता था तो कैसे सभ्यता ये समाप्त हो गया। विश्व के अनेक भागों में कौन कौन सी कांस्य युगीन सभ्यताएं हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, ठीक है। इसके बाद देखिए उनमें किन किन के साथ हड़प्पाई लोग का व्यापार संबंध था, यानी किन विदेशियों के साथ जो है, जैसे मेसोपोटामिया के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता किन किन विषयों में ताम्र प्रशांत संस्कृति से बढ़ी चढ़ी है। हम लोग ताम्र प्रशांत जो है पिछले यूनिट में देखे हैं, यानी उनसे ये कैसे अलग दिखती है आपको बताना है, ठीक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है, ठीक है। ये सब जो यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और है, देखते हैं। भारत के जो है बाह्यरेखिक मानचित्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को दिखाइए, और मानचित्र पे आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो, कालीबंगा, ये सब को आपको दिखाना है। ये सब आपके प्रश्न रहे, ठीक है। इन सब प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको और देता हूँ कि आखिर जो है हड़प्पा को जो है पहला नगरीय सभ्यता क्यों बोलते थे, ठीक है। उसमें एक ऐड कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। आखिर आखिर हम लोग नगर जो है किसी को कब बोलते हैं, ठीक है, जब नगर का क्या विशेषता होता है, ठीक है। आज जो है अगर कोई नगर है तो उसका क्या होता है, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, यानी एक जो है पानी जो है नगर से जो है पानी नदी तक पहुंच जाए, उसका एक क्या बढ़िया सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मकान जो है पक्की ईंटों को बना होता है, ठीक है। सड़कें जो है बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छा होता है, सरप्लस होता है, ठीक है। टाउन का प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये सब जो है एक नगर का विशेषता होता है। तो उस समय भी कुछ हमको ऐसा ही देखने को मिला था, ठीक है। उस समय आप देखेंगे तो मकान जो है हमको, और सड़कों में अगर देखेंगे आप, डायरेक्शन वगैरह की बात करेंगे तो सड़कें जो है बिल्कुल समकोण पे काटती थी, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे। जैसे देखिए उस समय जो सड़कें थी, आपको कुछ ऐसी सड़कें थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मकान बना होता था, ठीक है, यहाँ पे मकान बना होता था, फिर यहाँ पे मकान, यहाँ पे मकान बना होता था, ठीक है। और आज जैसे आप देख रहे हैं सड़कें बिल्कुल समकोण पे काटती थी, ऐसे सड़क जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बिल्कुल एक प्लानिंग की तरह बसाया गया था। उसके बाद जो है पानी का जो है, पानी का यानी घरों से जो पानी निकलता है उसका, यानी ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा व्यवस्था था। जगह जगह पे नाली वगैरह हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब, उसके बाद बहुत सारे मकान हमको ऐसे भी मिले हैं जो पक्की ईंट के तो मकान मिले ही हैं, साथ साथ उसमें जो है फ्लोरिंग में टाइल्स भी आपको डला हुआ है। तो ये हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता बिल्कुल ही थी। बाकी जो एक मोटा मोटा मैं आपको यहाँ जवाब देने का कोशिश किया हूँ कि एक जो है सभ्यता को नगरीय सभ्यता कब कह सकते हैं। बाकी चैप्टर जैसे फिनिश होगा आपको जो है जवाब मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या ये पुस्तक में आपको बताया जा रहा है। तो भौगोलिक विस्तार के ऊपर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, सबसे पहले देखिए सिंधु या जो हड़प्पा संस्कृति है, उन अनेक जो है आपको ताम्र प्रशांत संस्कृति से पुरानी है, जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं जो है आपको अलग है। अब देखिए हम लोग पिछले यूनिट में बात किए ही थे। अच्छा इमेज ये दिख रहा होगा, बाकी आपको ब्लर दिख रहा होगा, हम कोशिश करते हैं आपको इसमें कुछ बताने का, ठीक है। बाकी जो न्यू वाला एनसीईआरटी जब हम लोग देखेंगे, ये जो है कालीबंगा में उत्खनन का स्थल का एक दृश्य है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो है उस समय का एक दृश्य है, उत्खनन से प्राप्त जो है दृश्य है। यहाँ पे मकान का जो है शेप वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है बीच में आपको, ये यहाँ पे जो है सड़क वगैरह जो है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बाकी हम आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है कि अभी हम लोग जो है सिंधु या हड़प्पा जो है संस्कृति का अनेक ताम्र प्रशांत संस्कृति से पुरानी है ये, क्योंकि ताम्र प्रशांत संस्कृति हम लोग कल पढ़ रहे थे, और ऐसे में हम लोग देखे थे कि बहुत सारी ताम्र प्रशांत संस्कृति हड़प्पा की बाद की है, तो उनसे पुरानी हो गई, जिसका वर्णन हम लोग पहले किए हैं, लेकिन वो उन संस्कृतियों से क्या है, कहीं अधिक विकसित है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है ताम्र प्रशांत संस्कृति से विकसित है, ठीक है। इस संस्कृति का उदय जो है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा। संस्कृति का उदय जो है आपको ताम्र प्रशालीन पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग से हुआ। मैप में अभी हम लोग देखे थे कि भारत के पश्चिमोत्तर में इसका उदय होता है, धीरे धीरे ये राइट शिफ्ट करता जाता है, और करके लास्ट में जो है इसका
यहाँ पे स्थिति ये रहता है। ठीक है, हम लास्ट में मैप के बारे में फिर से एक बार चर्चा करेंगे। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्यों? क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। देखिए, ऐसा एक मान्यता है कि जैसे मान लीजिए कोई सभ्यता का खोज हो रहा है या कोई संस्कृति का लोप हो गया है, उसका बाद में खुदाई किया जा रहा है, तो जो सबसे पहला स्थल मिलता है उसी के नाम पे जो है उस सभ्यता का जनरली नाम रखा जाता है, और ऐसे में इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। सिंध के बहुत से स्थल जो है प्राक जो है आपके हड़प्पीय संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने हैं। परिणाम स्वरूप देखें, वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणित हुई है। नेक्स्ट देखें, इस जो है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में है, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है, और यहीं से इसका विस्तार जो है दक्षिण और पूरब में हुआ है। यहीं से विस्तार इसका दक्षिण पूरब में हुआ। हम लोग देखे थे 3 स्टेज। ठीक है, ये अपना जो इंडिया हो गया, तो इनिशियल में देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता आपका यहाँ रह रहा है, फिर ये सिंधु वाले जो है में हो रहा है, और इसके बाद इसका विस्तार यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में ही देख रहे हैं। इस प्रकार जो है आपका हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब आ गया, सिंध आ गया, बलूचिस्तान का भाग ही नहीं है बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग भी यहाँ पे है, मैप में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। इसका फैलाव जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेके उत्तर में मेरठ तक है। हाँ, इसका विस्तार यह जो है समूचे क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था। ठीक है, अभी आप मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आकृति जो है आपको कैसी दिख रही है। देखिए, एक जो है आपको यहाँ पे त्रिभुजकार ही इसका आकृति दिख रहा है। यहाँ पे यदि आप त्रिभुज एक बनाना चाहें तो ये आपको हो गया। ठीक है, एक आपका त्रिभुजकार देखेंगे तो त्रिभुजकार आपको एक आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। ठीक है, इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग जो है देखें तो यहाँ पे 12 लाख जो है 99 हजार समथिंग दिया हुआ है। बाकी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अतः यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से निश्चय ही ये बड़ा है। तो इसी के पैरेलल में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी एग्जिस्ट करती थी, और उससे भी ये आकृति में बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी जो है शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये जो है सबसे जो है क्षेत्रफल में बड़ी जो है एक संस्कृति थी। अब तक आपको उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, और अभी तक अपडेटेड बताऊं तो यहाँ पे 4000 जो है प्लस स्थलों का अब तक पता लग चुका है। चूंकि ये बुक जो है थोड़ा पहले लिखा गया है। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था, और कुछ जो है उत्तर अवस्था के। जैसे मैं 3 बताया आपको प्री स्टेजेज। ठीक है, और कुछ परिपक्व वाला बताया जब मेचर इसका टाइम पीरियड था, और कुछ उत्तर अवस्था जो भारत में आपको ज्यादातर इसका विस्तार देखने को आज का भारत में मिलेगा। किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है, कम है। उनमें केवल 7 को ही आपको नगर की संज्ञा जो है दी जा सकती है। इनमें 2 सर्वाधिक महत्व के हैं, जैसे पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। दोनों जो है पाकिस्तान में ही पड़ते हैं, और दोनों एक दूसरे के जो है 400 आपको 83 किलोमीटर दूर थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात हो रही है, सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंधु में जो है मोहनजोदड़ो से आपका 130 किलोमीटर दूर करीब जो है दक्षिण में चंदहुद्रो स्थल है। ठीक है, और चौथा आपको देखेंगे तो गुजरात के खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल पे स्थित है। पांचवा नगर देखिए तो राजस्थान के कालीबंगा हो गया, काले रंग की चूड़िया यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। छठा नगर देखे तो बनावली, हरियाणा के हिसार जिले में। कालीबंगा की तरह इसे भी 2 संस्कृति अवस्था देखी है, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट देखिए, कच्ची ईंटों के जो है चबूतरे, सड़क और मोरियों के अवशेष जो है हड़प्पा कालीन है, और इन 6 स्थलों पे परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। ठीक है, सुत का गेंडोर और सुत जो है सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति के परिपक्व आपको अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है कि एक एक जो है नगर दुर्ग का होना, और इसके अर्पित गुजरात के कक्ष में देखेंगे तो धौलवीरा का किला हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। अब नगर योजन और संरचनाएं के बारे में देखें। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी कि इसकी नगर योजना प्रणाली जो है आपको
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, दोनों में आप देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, और जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर भी था, और जहां ईंटों के मकान सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है, अगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए, ठीक है, तो एक आपका ये मान लीजिए ऊंचे स्थान पे जो है एक दुर्ग बना हुआ है, घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें विशेष वर्ग के लोग रहते थे, और एक निचला स्तर, यदि दूसरा वर्ग जो है यहाँ पे समान लोग जो है रहा करते थे। ये दो तरह का हमको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी हम लास्ट में आपको समराइज कर देंगे सारा में जो है अंतर क्या है। देखिए, इन नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल जो है ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पे जो है काटती थी। ठीक है, नगर जो है अनेक खंडों में विभक्त था। यही बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। बड़े बड़े भवन जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवन में और भी समृद्ध है दूसरे तो भवन में और भी समृद्ध है। उनके स्मारक बतलाते हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम जो है कुशल थे। ईंट की आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोग, 1 मिनट, स्केच काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, कभी कभी इशू आ जाता है। ठीक है, हम लोग ये देख चुके थे। ठीक है, यही हम लोग देख रहे थे। 1 मिनट वेट करेंगे।